साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपन चर्चा करेंगे। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि जो इनोसेंट लोक सेवक हैं उन पर मुकदमा बन जाता है डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट का। इसके लिए बेसिक प्रोटोकॉल क्या है? आप ही के एडमिशन से वो आप ही को मार रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, बेसिकली अथॉरिटी जो है आपसे क्वेश्चनिंग करती है और उस क्वेश्चनिंग के कॉन्सिक्वेंसेज में आप जो आंसर देते हैं वो आपको अपने आप ही किसी न किसी क्राइम में जो है फंसा सकते हैं। वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि भाई आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास जो है असेट कितनी है। आप जाके खुलासा करके आ रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? क्या आप बाउंड हो टू गिव दोज कन्फेशंस विच में इम्प्लीकेट यू इन अ फॉल्स केस? भाई सूचना क्या है एजेंसी के पास में जिसके आधार पर कार्रवाई वो कर रहे हैं? वो जो सूचनाएं मांग रहे हैं, सबसे पहले उनके पास एक बेसिस होना चाहिए। सूचना की पुष्टि भी उन्हें करनी पड़ेगी और जहाँ पर पुष्टि हो गई है वहाँ पर आपसे वो जवाब मांग सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें सूचना मिली है कि आपके पास एक विशेष एरिया में बंगला है और ये बंगला जो है आपके नाम पर है। बंगला हमने एस्टिमेट करा लिया करीबन 5 करोड़ का, जबकि आपकी इनकम जो है मात्र 1-1.5 लाख रुपए। तो ये इतना बड़ा बंगला लाए कहाँ से आप? इसके बारे में बताइए, स्पष्ट कीजिए। तो वहाँ पर आपको आंसर देना पड़ेगा। पर उनका ये कहना या फ़ोन से कहना कि भाई आप अपने बारे में सूचनाएं जो है हमें दे दो और आप भी बड़े भोले बन के सूचनाएं दियाते हो, ऐसी गलती अब मत करो भाई। जो अधिकार कानून में है वो अधिकार समझो। अगर नहीं समझोगे तो फिर आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप करो। मेरा काम है आप लोगों को एनलाइटन करना आपके अपने राइट्स के बारे में, जिसके तहत आप अपना प्रॉपर डिफेंस जो है तैयार कर सकते हो। अगर आप नहीं जगे, जल्दबाजियाँ कर दी, कन्फेशन करिए, तो क्या फ़ायदा आपको होगा? ज़रा सोचना, फ़ायदा आपको होगा? कतई नहीं होगा। जो डॉक्यूमेंट आपने दिए उनके लिए बल्कि आपने और इजी कर दिया कि उस पर स्क्रूटनी करके और आपको जो है एक शोकॉज नोटिस जो है वो जारी कर दें, फिर उसके ऊपर आपका जवाब लेंगे। फिर आप कैसे बचोगे मुझे बताओ। तो क्यों ऐसे काम कर रहे हो जिससे आप खुद ही फंस जाओ? तो इसलिए विशेषता ध्यान में रखिएगा कि अकाउंटिंग का जो है बहुत बड़ा खेल है। इन मैटर कंसर्न विथ अनजस्ट इनरिचमेंट, इन मैटर कंसर्न विथ डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट। और जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो क्या करते हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा। और बेसिकली अगर इस तरह का मामला है और शोकॉज आ गया डिपार्टमेंट से, तो कैसे डील करना है इस तरह के शोकॉज को और किस तरह से हमारे अपने अकाउंट्स हमारी हेल्प करेंगे ऐसे सिनेरियो के अंदर। क्लियर हो गया आपको? साथियों, बेसिकली इनकम अर्न करना क्या अपराध है? आप बताइए, क्या इनकम अर्न करना अपराध है? अगर आप एक लोक सेवक हैं, आपके जेब में 50, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 1000, 2000 पड़े, तो क्या आपने अपराध कर दिया? आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, चाहे वो चल हो चाहे वो अचल हो, क्या आपने अपराध कर दिया? आपने कार खरीद ली, क्या आपने अपराध कर दिया? अगर ये अपराध है तो फिर हम नौकरियां कर ही क्यों रहे? साथियों, बेसिकली संविधान का अनुच्छेद 19 हमें यह अधिकार देता है कि आप कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपका तरीका जेन्युइन होना चाहिए, आपका तरीका जायज़ होना चाहिए। साथियों, कई बार देखा है गवर्नमेंट ने कि जो कंसर्न लोक सेवक हैं वो अपनी जेबें भरते हैं अनुचित संसाधनों से या बाय अडॉप्टिंग द अनएथिकल मेथड्स। तो उस केस में क्या होता है आप सब जानते हैं कि आपके ऊपर एंटी करप्शन कानून के तहत जो है कार्रवाई हो सकती है। वहाँ आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ा, वहाँ आपसे कोई रिकवरी नहीं है, पर आपके पास जो कुछ भी है उसका आपके पास स्पष्टीकरण भी नहीं है। अगर स्पष्टीकरण नहीं है तो ये मान लिया जाएगा कि आपके पास जो कुछ है वो आपके नॉन इनकम से बहुत ज़्यादा है, उसके डिस्प्रपोर्शन में, और अल्टीमेटली आप पर धारा 13(1)(e) का मुकदमा जो है वो कायम हो जाता है। क्लियर हो गया आपको? साथियों, धारा 13(1)(e) का जो मुकदमा है वो कायम 2 तरीके से होता है कि आप रंगे हाथों पकड़े गए। उसके बाद एक कॉमन प्रैक्टिस है सीबीआई की, विजिलेंस की, एंटी करप्शन ब्यूरो की, कि वो आपके घर में आएंगे, उसको जो है सर्च करेंगे और क्या क्या सूचनाएं उनको और मिल सकती है इसके बारे में जो है वो अपना एक सर्च ऑपरेशन चलेंगे। जो कुछ मिलता है उसका एक इन्वेंट्री तैयार करेंगे, उस इन्वेंट्री का एक निकालेंगे पैसा कितना होता है, और अल्टीमेटली आपको एक शोकॉज देंगे कि भाई आपका जो इनकम है वो तो बहुत कम है और जो आपका असेट है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में ये केस है डिसबैलेंस का, आपके इनकम, असेट और आपके एक्सपेंडिचर में। जहाँ आप स्पष्ट नहीं कर पाए, या आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या आपकी वाइफ जो है बेरोजगार है, या घर वाले बेरोजगार हैं, तो वहाँ पर आप एक बिग ट्रबल में जो है आ सकते हैं। क्लियर है बात ये? तो इसलिए मैं कहता हूँ कानून को पढ़ो, और अगर ऐसा स्थिति आ गया है तो समाधान क्या है और समाधान कब से लेना पड़ेगा ये आपको जानकारी में होना चाहिए। क्लियर है बात है? साथियों, बेसिकली हम एक लोक सेवक है, हमारा अपना परिवार है
और हर लोक सेवक चाहता है कि उसके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़े। ये आपके एक्सपेंडिचर है। हर लोक सेवक चाहता है कि उसके पास अच्छी कार हो। क्लियर है बात ये। पर यहाँ पर जब आप कार लोगे तो ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक असेट है। एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो हमारे असेट चला गया। उदाहरण के लिए मैंने पेट्रोल भराया, पेट्रोल जल गया तो ये निकल गया मेरे हाथ से, उसका कोई आउटपुट मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, एक्सपेंडिचर। पर जहाँ आउटपुट मेरे हाथ में आ रहा है वो है असेट। उदाहरण के लिए मैं दुकान पे गया, मैंने कहा सर ये पेंसिल दे दीजिए, उसने कहा जी 5 रुपये, मैंने 5 रुपये दुकानदार को दिए, उसने मुझे क्या दे दिया, पेंसिल। ये बन गया असेट। क्लियर हो गया। तो कई लोग तो ये फ़र्क ही नहीं कर पाते लोक सेवक कि ये बेसिकली असेट है या एक्सपेंडिचर है। तो जो कुछ आपके हाथ से चला गया वो आपका खर्चा हो गया, पर जो कुछ चला गया पर लौट के आ रहा है वो आपका असेट हो गया। आपने मकान खरीदना है, खरीदो पे किससे मना किया, आपने मकान लिया 1 करोड़ का, तो आपने 1 करोड़ रुपए किसी को दिए, उसे बदले में क्या दिया आपको, मकान, तो वो आपका क्या बन गया, असेट। क्लियर है बात ये। तो मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया कि असेट में और एक्सपेंडिचर में जो है बेसिकली क्या अंतर है। पर ये असेट और एक्सपेंडिचर जो है बहुत घातक है। ये घातक इसलिए है क्योंकि दोनों जुड़ जाते हैं और दोनों जुड़ के जो हमारा बैलेंस है इनकम का उसको बिगाड़ देते हैं। क्लियर है बात ये। तो कुल मिला के एक्सपेंडिचर और जो हमारा असेट फॉर्मेशन है उसके लिए हम क्या करें, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखें ताकि हम ऐसी मुसीबतों में जो है ना फंसें, और अगर हम ये गलतियां कर रहे हैं तो आज से ये गलतियां करना अवॉइड कर दें। भाई लोक सेवक जो है मकान जब खरीदते हैं तो एक बेसिक गलती करते हैं कि वो लोन लेते नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि भले ही उस समय आपको हेल्प मिली हो आपके फ्रेंड से या आपके जो ससुराल वाले उनसे या आपके जो घर वाले उनसे, पर जब मुसीबतें आती हैं सीबीआई की, एंटी करप्शन की, वो लोग हाथ खड़े कर लेते हैं। क्लियर है बात ये। तो जब भी मकान ले रहे हैं खुद के नाम से ले रहे हैं तो एक बात विशेषता ध्यान रखिएगा कि आपको बैंकिंग लोन लेना है। अगर लोन होगा तो वहाँ पर एक सोर्स खड़ा हुआ है, लोन नहीं है, सोर्स नहीं है, आप मारे जाओगे। दूसरी बात है कि अगर आपकी पत्नी बेरोजगार है कागजों में और उसका इनकम टैक्स प्रोफाइल नहीं है और वो रिटर्न नहीं भरती है, वो टैक्स पेयर भी नहीं है, तो उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी मत खरीदो। इट विल बी अ बेनामी ट्रांजेक्शन। और जहाँ भी बेनामी ट्रांजेक्शन होगा वहाँ पर भी अजम्पशन है कि आपने पैसा कमाया है गलत तरीक़ों से और उसको इन्वेस्ट कर दिया वाइफ के नाम पे। क्लियर है। उसका कोई दोष नहीं है, पर अल्टीमेटली धारा 109 आईपीसी के तहत वो भी मुलजिम बन जाती है। भाई आपको तो इन्फेक्शन हो ही गया पर आपने इन्फेक्शन को फैला दिया। क्लियर है बात ये। तो एक वाइक्रस लाइबिलिटी जो है आपने खड़ी कर दी खुद की गलती से। अगर आपकी वाइफ को आप बेरोजगार शो कर रहे हो तो ज़रा सोच लो कि आप कितना बड़ा मुसीबत जो है खुद के लिए गेन कर रहे हो। भाई अगर वाइफ बेरोजगार है तो उसकी इनकम ही नहीं होगी, और अगर उसकी इनकम नहीं है तो वो कैसे एसेट फॉर्मेशन कर रही है, वो खर्चे कैसे कर रही है, देन उसका जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एसेट है, वो आप में जुड़ जाएगा आके। इसको हम कहते हैं केस ऑफ क्लम्पिंग। और केस ऑफ क्लम्पिंग के लिए आप इनकम टैक्स कानून पढ़ सकते हो। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी ले ली और अपनी वाइफ के नाम जो है गिफ्ट कर दी, उनको लगा बच गए, अब तो कोई ज़रूरत भी नहीं है अपने को कुछ शो करने की, और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी जो है वाइफ के नाम पर है, इससे रेंट की इनकम आएगी तो वाइफ कमा रही है, हम शो कर देंगे। गलत कॉन्सेप्ट। आप जितना गिफ्ट करेंगे और गिफ्ट महंगे से महंगा है, इनकम टैक्स की स्क्रूटनी भी आ सकती है और जो कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो है इसकी स्क्रूटनी भी आ सकती है, तो अवॉइड करें। क्लियर हो गया आपने को। तो असेट फॉर्मेशन के लिए हमेशा लोन लेना है। क्लियर है। पर यह बात ध्यान रखिएगा कि जो मामूली असेट है, जैसे आप घर में एक पंखा लिया है तो वो भी असेट, पर उसके लिए आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े असेट है, जैसे आप एक महंगा फ़ोन ले रहे हैं, क्लियर है, आप एक फ्रिज ले रहे हैं, आप एक टीवी ले रहे हैं जो बहुत महंगी है, उसके लिए लोन लेना है। और कई बार देखा होगा आपने कि कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो कंसर्न कंज्यूमर है उसको ड्यूरेबल आइटम प्रोवाइड करने के लिए कार्ड भी इशू करते हैं। क्लियर है। कुछ फाइनेंस कंपनियां ऐसी हैं जो कि आती हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम जो कंपोनेंट है इंटरेस्ट का बच जाएगा, बट सोर्स क्या है पैसे का वो सामने आ जाएगा, ताकि पैसा कहाँ से आया और चुकाया कैसे आपने, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। इसके अलावा अगर आप अपनी सास से हेल्प ले रहे हैं, जो अपने घर वाले उनसे हेल्प ले रहे हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट लिखिए और प्रॉपर्ली इसको करिए एग्जीक्यूट और उसको शो कीजिए इनकम टैक्स में और अपने विभाग में। अगर आपने इनकम टैक्स में और अपने विभाग में डॉक्यूमेंट शो नहीं करा, मीन्स जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी उसको शो आपने नहीं करा और आप चोरी छुपे जो है प्रॉपर्टी लेके बैठे हुए घर में, तो यू माइट बी इन हॉट ट्रबल। हर एक चीज़ को जो है हमें शो करना है, क्योंकि हम एक लोक सेवक हैं। क्लियर है। डिपार्टमेंट से भी स्क्रूटनी आ सकती है, डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर सकता है इन नेचर ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्शन, तो उससे बचने के लिए भी आपको ये काम करना होगा। और एक बात आपको बता दूं कि जो कंसर्न आईएएस लॉबी है उन पर यूजुअली कार्रवाई क्या होती है, AIS ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 के तहत। यही गलतियां वो करते हैं। उसमें नियम नंबर 16 है
कि आप जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं उसके बारे में विभाग को सूचना दीजिए। सूचना दे देंगे देन देयर इज़ नो नीड टू वरी। पर सूचना का सोर्स होना चाहिए, अगर नहीं है तो मारे जाओगे। अगर किससे उधार लिया आपने, खासकर आपकी सास से, ससुर से या अपने मित्र से, डॉक्यूमेंट पूरा लिख लो, नहीं लिखोगे तो मारे जाओगे। एक बात विशेषता ध्यान रखना कि घर में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पड़ोस के चाचा जी आ गए, क्लियर है, या हमारे गांव से अंकल जी आ गए कि बेटा ये पैसा है, ये रख लो, और अल्टीमेटली हमारी बिटिया की शादी हम ले जाएंगे अगले महीने। अब आपने 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख घर में रख लिए, ये अनअकाउंटेड मनी है। जिस दिन फंस गए चच्चा तो भाग जाएंगे और आप जो है फंस जाओगे। तो इसलिए किसी का कोई पैसा जो अनअकाउंटेड है घर में ना रखें। क्लियर है बात है। अगर आप रख रहे हो तो अपने रिस्क पे रख रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा आपने किया और पकड़े गए तो धारा 13(1)(b) PCAT में जो है केस बन जाएगा, बच ही नहीं पाओगे। पनिशमेंट है 10 ईयर का। कौन बचाएगा आपको? फिर आप जाओगे टू हैव द लीगल सर्विसेज, टू हैव द लॉयर, तो उनकी फ़ीस बियर करना, एंटिसिपेटेड लगाना, क्वेश्चनिंग लगाना, बहुत लफड़ा हो जाएगा। तो बेटर ये है कि अगला कितना ही कह लगे भाई हम जहार जा रहे हैं जी और हमारा पैसा रख लो जी, हमारी बिटिया की शादी है जी, मैं ले जाऊंगा जी अगले महीने पैसा, ये हमारा सोना है जी, रख लो जी, पुश्तैनी सोना है जी, बिल्कुल मना कर दो। एक बार नो कहने की हैबिट डाल लोगे बच जाओगे। नो नहीं कहा, पैसा रख लिया तो मारे जाओगे। क्लियर है बात ये। तीसरी बात है कि अगर आपके घर में आपकी मदर है, आपके फादर है, आपकी वाइफ है, तो उनका रिटर्न ज़रूर शो करें और कोई ना कोई बिजनेस उनसे कराएं। अगर वो बिजनेस नहीं करेंगे और वो बेरोजगारी कैटेगरी में है, उनके रिटर्न्स नहीं है और बाद में कार्रवाई हो रहती है, तो आप बच नहीं पाते। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक जजमेंट है दिनांक 4/12/2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, धारा 13(1)(e) PCAT को लेके। वहाँ पर मामला था धारा 13(1)(b) का, बट कॉमनली मामला था डिस्प्रपोर्शनेट ऑफ असेट को लेके। उस मामले में कंसर्न हस्बैंड ने अपना इनकम रिटर्न जो है पेश किया और कंसर्न जो एजेंसी थी उनका मानना था कि जो आपका एक्सपेंडिचर है और जो आपका असेट है उसका जो योग है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर इनकम। तो उसने कहा कि जो मेरी इनकम थी उससे तो कंसिडर कर लिया, पर जो मेरी वाइफ की इनकम है उससे भी तो कंसिडर करूं, और जो ये खर्चे हैं वो मेरे वाइफ के भी हैं। तो बेसिकली उसने वर्कआउट किया ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ HUF। तो उसने कहा कि हमारी एक फैमिली है जो अनडिवाइडेड है, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरी वाइफ भी कमा रही है, उसके रिटर्न भी मेरे रिटर्न भी है। तो उसने कंसर्न कोर्ट से दरखास्त करी रिगार्डिंग क्लम्पिंग ऑफ द कंसर्न अकाउंट्स। तो कोर्ट ने क्लम कर दिया। क्लम करके जो इनकम था वो काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू असेट एंड एक्सपेंडिचर। तो वहाँ पर ये बंदा जो है डिस्चार्ज हो गया। तो इसलिए कह रहा हूँ प्रोटोकॉल है, कानून है, गलतियाँ मत करो। जितनी गलतियाँ करोगे उतना मारे जाओगे। सोच समझ के जो है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सोच समझ के आपको जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो हैव अ स्माइल। अब चिंता क्यों कर रहे हो? तो इसलिए अपना पूरा होमवर्क करो और वर्कआउट करो। और इसके अलावा जो भी आप खर्चे करते हो ना, वो खर्चे जो आप शो करते हो उन खर्चों पे एक अजम्पशन है कि भाई इतना खर्चा मीन्स 1/3 खर्चा आपकी इनकम का हम जो है मान लेंगे। क्लियर है? तो खर्चों को लिमिट्स में करो और एक प्रॉपर जो है चार्ट जो है बना के चलो, और हर महीने जो खर्चा कर रहे हो उसका प्रॉपर जो है अकाउंटिंग करते हुए चलो, फिर कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और इसके अलावा जो भी असेट ले रहे हो, मैंने आपको जो बताया है उसका प्रॉपर सोर्स मेंटेन कर लो, रेस्ट देयर इज नो नीड टू वरी। और सारे के सारे केस इसलिए आप पर होते हैं क्योंकि आपने अपना इनकम, आपका असेट और जो आपका कंसर्न एक्सपेंडिचर था उसको डिसबैलेंस कर दिया। क्लियर हो गया अपने को? सो हमें इस पॉइंट पर काम करना है, उस तरह से हमें जो है आगे बढ़ना है। तो जल्दी मिलते हैं पर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।